हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका केवल दर्जी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका मॉड्यूल नंबर 2। ओके, जो आपका पेपर नंबर 20 सी एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप का जो चल रहा है हमारा सब्जेक्ट, तो उसमें आज हम देखने वाले हैं आपका मॉड्यूल नंबर 2। ओके, सो मॉड्यूल नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे और वो है आपका एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। क्या नाम है? एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। ओके, सो आज का जो लेक्चर है तो उसमें 1 मिनट। यस, एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम से आज हम स्टार्ट करेंगे ले। ओके, और यहाँ पे एडिशनल आपका आ जाता है 2.0, जो होता है आपका फिक्स है, जो इंट्रोडक्शन होता है ये। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन पहले कवर करेंगे, उसके बाद आपको 10 टॉपिक आपको सब कैटेगरी के वाइज आपको पढ़ने आपको मिल जाएंगे। ओके, 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और सारे टॉपिक्स हम ईच एंड एवरी टॉपिक्स हम स्टार्ट करवा देंगे। और यहाँ पे सिर्फ मुझे एक चीज बतानी है कि आपका जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है जो अब 2.7 है। ओके, सो उसमें जो भी आपके सम है, ओके, इसमें पूरे चैप्टर में इसमें सम्स आते हैं। ओके, थियरी भी है प्लस सम्स भी है, बट जो सम्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो जो सम्स आने वाले हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको वो सम आपके पेपर में जो आता है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पेपर में आपको इस चैप्टर से आपको दिखाई देगा एक सम। ओके, तो वो कहाँ से आता है तो मैं डायरेक्ट उसका आपको रेफरेंस दे दूंगा कि आपको वहां से आपको सारे सम आपको कर लेने हैं। वो सम मैं आपको नहीं कराने वाला। ओके, आई नो बहुत इजी सम है, आपने इंटर में भी पढ़ रखा है, आपने एसएफएम में भी शायद आपको पता होगा, तो आपने पढ़ लिया होगा। ओके, बट बहुत इजी सम है। वर्किंग कैपिटल में आपको पता ही है कि आपका जो भी पहले आप क्या करते हो, फाइंड करते हो, असेट फाइंड करते हो। ओके, और फिर लायबिलिटी फाइंड करते हो, और दोनों का जो भी डिफरेंस रहता है वो आपका वर्किंग कैपिटल आ जाता है। ओके, तो बस इतना ही आपको कैलकुलेशन करना रहता है। ठीक है, तो मैं आपको असेट लायबिलिटी आपको ये सारा कैलकुलेशन तो पता ही है, बट रेफरेंस में दे दूंगा कि आपकी एग्जाम में भी डिक्टो सम कहाँ से आता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से वो सम आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें से ये सम वाला जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं कराने वाला, सिर्फ आपको मैं थियरी सारी चीजें कवर करवा दूंगा और आपको मैं बता दूंगा रेफरेंस के साथ। ऐसा भी नहीं कि मैं लाइक ऊपर ऊपर से मैं बताऊंगा कि सर ने तो झूठ बोला है, ऐसा 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 कुछ नहीं। मैं आपको जहां से सम आया है वो एक पेज आपको पेज निकालूंगा। ओके, और आपका जो पेपर है वो पेपर दिखा दूंगा, दोनों को मैं मैच करवा दूंगा कि आपका ये पेपर में सम जो आता है वो कहाँ से आता है। ओके, फिर तो आप यकीन करोगे ना कि हाँ मैंने सही बोला है। ओके, और रेफरेंस भी बता दूंगा कि रेफरेंस कहाँ से आपका मिलने वाला है। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो इंट्रोडक्शन है। ओके, एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम में आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी चीज़ तो आपको इंडिविजुअली वीडियो वाइज मिलती जाती है, तो आपको पता ही है, जैसे पहले आपको बहुत सारे ऐसे मिल चुके हैं मॉड्यूल्स। ओके, सो आज हम ये मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। बहुत 4 पेज का मॉड्यूल है ये इंट्रोडक्शन वाला। ओके, सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, सारी की नहीं, सारा 4 पेज का नहीं है। ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन आपका 4 पेज का है। ओके, बाकी सब में हमने एक एक पेज भी नहीं बोलते, थोड़ा बहुत 4-5 लाइन, मैक्सिमम 10 लाइन का वो पैराग्राफ देखा था। ओके, बट इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन दिया है इंट्रोडक्शन में। ओके, बट कोई नहीं, सारी चीजें मैं बता दूंगा। ओके, चलो थोड़ा पानी पीकर स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके गाइस, सो ये चैप्टर का आपने नाम तो पढ़ लिया, एंटरप्रेन्योर इको सिस्टम, और आज हम ये चालू शुरू करने वाले 0.2 ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, और आपको आई होप सो कि आपने सारी प्लेलिस्ट आपको अच्छी लग रही होगी और आपको बहुत टाइम भी सेव हो रहा होगा कि आपका जो भी चैप्टर है तो उसके जितने भी सब कैटेगरी वाइज है तो वही मैंने चैप्टर आपको डाल के रख दिए, और आपको नंबरिंग भी मैंने दे दी है। मैंने थंबनेल में भी वही नंबरिंग भी आपको प्रोवाइड कर दी, तो थंबनेल से भी पता चल जाएगा आपको, टॉपिक वाइज भी आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे भी मैंने लिख दिया है 3.6 3.7, या फिर फर्स्ट चैप्टर चल रहा है तो फर्स्ट 1.7 1.8 1.1 1.0 ऐसे करके। ठीक है, तो आपका सारी चीज यहाँ पे मैंने कवर करता जा रहा हूँ। ओके, और आपका जो अभी सिलेबस है वो खत्म होने की कगार पे है, तो ठीक है, तो जल्दी से हम इस प्लेलिस्ट से सारी चीज को खत्म कर देंगे। एंड दूसरी चीज की जिस चीज को आपको लगे, प्रॉब्लम लगे, तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन एंड आंसर, कोई भी आपका क्वेश्चन हो। ओके, और कौन सा अगला आपको लेक्चर भी चाहिए, लाइक ये तो है, बट मोटिवेशनल भी आपको चाहिए, कोई स्टडी प्लान चाहिए वगैरह जो भी है, तो वो भी आप मुझे बता देना, तो वो भी मैं प्रोवाइड कर लूंगा। एंड आई होप कि मैं अभी ये सितंबर के महीने में आपका अक्टूबर नवंबर में आपको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, कितने सब्जेक्ट डेली आपको लेने चाहिए, कितना क्या क्या चीज़ आपको कवर करनी चाहिए पढ़ाई में। ओके, तो सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में बता देने वाला हूँ। ठीक है, तो अलग से उसका वीडियो में लॉन्च किए लाइक अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं हम एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम, आपका चैप्टर मॉड्यूल नंबर 2, उसका चैप्टर नंबर 2.0 जो इंट्रोडक्शन है आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो मैं थोड़ा बहुत बता दूं कि एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम होता क्या है। ओके, सो आपको पता ही होगा कि भी जैसे आपका जो नेचर में सब चीजें जो एक दूसरे पर डिपेंड करती है। ओके, लाइक आपका पेड़ हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, आग हो गया, तो ये सारी चीजें आपको क्या होता है कि एक दूसरे पे निर्भर करती है, लाइक आप पे डिपेंड करता होता है। ओके, सो वैसे ही बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि भाई एक सिस्टम होता है वो जिसमें अलग अलग आपके लोग होते हैं, चीजें होती है। ओके, जो
दूसरे को हेल्प भी करता है। ओके, एक दूसरे को हेल्प करता रहता है। सो लाइक जैसे आपका गवर्नमेंट का सपोर्ट हो गया, इन्वेस्टर का पैसा हो गया, मार्केट का डिमांड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई। ओके, तो ये सारी चीजें क्या होता है कि इससे आप एक दूसरे की मदद भी कर पाते हो। ठीक है, सो जब ये सब आपका सही तरीके से काम करता है ना, तब एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस ग्रो करके सक्सेसफुल बन सकता है। सो इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें हम सीखने वाले हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम क्या है और ये क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ओके, तो एक आपको जस्ट आइडिया आ चुका होगा कि भाई एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम क्या है। ओके, और मैंने जिस तरह से आपको एग्जाम्पल से प्रूफ से बताया, तो वो आपको आई होप सो कि आपको भी पसंद आया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर इको सिस्टम। ओके, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके आया हूँ क्योंकि आपका हमारा टाइम बहुत कीमती है। ओके, आप भी हमारे लिए बहुत कीमती है, तो इसलिए आपके लिए भी ये थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। पहली चीज मैं यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले फिर से एक चीज बता दूं कि भाई ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, तो इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन बन नहीं सकता है, बट कभी कभार बन सकता है। ओके, जहाँ पे लगेगा मुझे तो वो मैं बता दूंगा, अदरवाइज हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, जाने देंगे आगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन है और बहुत टाइम हमको इसमें देना नहीं है, क्योंकि आगे बहुत ऐसे टॉपिक है कि जहाँ पे आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, और ये चैप्टर से आपके दो क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? दो क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। तो दो क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, उसमें से एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है। एक क्वेश्चन आपका क्या है, फिक्स्ड है। वो क्या है? सम। वो सम कहाँ से आता है वो भी मैं बता दूंगा। ओके, और एक सम एक आता है आपका थियरी टॉपिक। ओके, वो इस चैप्टर के अलावा, लेकिन इंट्रोडक्शन के अलावा बहुत सारे ऐसे चैप्टर है कि जहाँ से आपका थियरी का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सो यार इतना भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। पहले एक बार मैं ये पढ़ लेता हूँ, फिर उसमें क्या चीज है वो मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, चलो गाइस। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई फाउंडेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम कैन बी ट्रैक बैक टू अर्ली 1980s व्हेन द जॉनसन पैनिंग्स कोलंबियन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट प्रोफेसर थे, रेफर कर रहे हैं टू इम्पैक्ट द एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन द स्टार्टअप एक्टिविटीज प्लेस लाइक द सिलिकॉन वैली, बोस्टन एंड द ऑस्टिन। Pennings also described the how entrepreneurial vibrancy of the region could be explained by the factors beyond the realm of the entrepreneurs. Further, the concept of the entrepreneurial ecosystem has gained popularity in recent years due to the mainstream business books such as the Fails 2012 में आया था, Startup Communities and the work by the Eisenberg in the Harvard Business Review. ओके, फिर बोल रहा है Eisenberg 2010 discuss the concept of the entrepreneurial ecosystem. He pointed out there is no exact formula for the creation of such ecosystem, but the public leaders should follow 9 principles when the building an entrepreneurial ecosystem. ओके, सो कितने 9 प्रिंसिपल की बात की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखेंगे। पहले ये समझते हैं कि इसमें दो पैराग्राफ हमने पढ़ा, उसमें बोला क्या गया है। सो भाई पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ है, तो उसमें क्या बोला गया है कि भाई उसमें बोला गया है कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सबसे पहले आपको 1980s में आपको सामने आया था, जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, कौन नाम आपको बताना है, तो जॉनसन पैनिंग्स। ओके, उन्होंने जो कहा के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने इस पर ही रिसर्च की थी। किस पर? तो भाई एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम पर उन्होंने रिसर्च की थी कि भाई उन्होंने देखा कि भाई सिलिकॉन वैली, बॉस्टन एंड ऑस्टिन जैसे जगह पर स्टार्टअप की एक्टिविटी पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ओके, तो ये उन्होंने रिसर्च में देखा था, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई किसी रीजन की एंटरप्रेन्योर वाइब्रेंसी सिर्फ एंटरप्रेन्योर की वजह से नहीं होती है, बल्कि उसके आसपास का एनवायरमेंट और सपोर्ट सिस्टम की वजह से भी होती है। मतलब कि भाई एंटरप्रेन्योर का जो भी एफर्ट्स के अलावा वो उस जगह की कम्युनिटी होता है, कल्चर है। ओके, तो वो भी एक बड़ा सा रोल प्ले करता है। ओके, सो बाद में ये आइडिया ये आइडिया जो था उन्होंने दिया, तो उसको पॉपुलर किया 2010 में किसने? आइसेनबर्ग ने, जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम के बारे में लिखा था। ओके, और 2012 में एक फेल्ड की बुक स्टार्टअप कम्युनिटीज ने अभी भी कॉन्सेप्ट को और ज्यादा हाईलाइट भी किया था। कौन सी बुक थी? फेल्ड। ओके, 2012 में थी। ठीक है, फिर बोला कि भाई इन रिसर्च और बुक ने एक चीज आपको क्लियर कर दी कि भाई अगर एक रीजन की कम्युनिटी और कल्चर सपोर्टिव हो, तो भाई एंटरप्रेन्योर का प्रोसेस बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। मतलब कि भाई एंटरप्रेन्योर अकेला नहीं होता, उसके आसपास का इकोसिस्टम जो है वो उसको पुश करता है। ओके, वैसे ही आइसेनबर्ग है, उन्होंने भी कहा कि भाई एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम क्रिएट करने का कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ओके, उसके लिए उन्होंने लीडर्स को 9 प्रिंसिपल दिए, जो हेल्प करता है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम वो लोग बना सके। और सबसे पहला इंपॉर्टेंस दी गई थी लोकल कंडीशन और बॉटम अप प्रोसेस को। मतलब कि भाई एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करना है ना, तो वो शुरुआत ग्राउंड लेवल से होनी चाहिए, और वहीं से इकोसिस्टम आपका बनता है। ओके, सो सिंपल शब्द में मैं बात करूं तो भाई एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम का मतलब क्या है, तो भाई एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट है जहां पर रिसोर्स, कम्युनिटी, कल्चर और पॉलिसीज ओके मिलके एक एंटरप्रेन्योर को क्या करते हैं, ग्रो करने का चांस देते हैं। ठीक है, अभी तो ये आई होप सो कि आपको इतना पता चल गया है। और आई नो कि ये जो ब्लू वाला जो पॉइंट है, तो वो मैं ऑलवेज आपको रीड करने को बोलता हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको आईएमपी बोल रहा हूँ।
ओके, आईएमपी आपकी एग्जाम के लिए है क्योंकि 9 प्रिंसिपल आपको पूछ ले कि भाई आइजनबर्ग के जो 9 प्रिंसिपल जो थे ऑफ द एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम, जो उन्होंने पब्लिक को दिए, एक लीडर को दिए कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ओके, तो वो आपको पूछा जाए तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है। स्टॉप इमेल्यूटिंग सिलिकॉन वैली, यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे। स्टॉप इमेल्यूटिंग सिलिकॉन वैली, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई हर जगह अपनी अलग आपका कल्चर, इकोनॉमिक और रिसोर्सेज होते हैं। ओके, लाइक सिलिकॉन वैली की कॉपी करने की कोशिश फील हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो रिसोर्स है, लाइक जैसे वेंचर कैपिटल, यूनिवर्सिटी, टेक टैलेंट, तो वो यूनिक है। ओके, तो उसको फिर आप कॉपी नहीं कर पाओगे, उसका कॉपी करने की जो कोशिश भी आप करोगे तो भी आप फेल हो जाओगे। ओके, तो स्टॉप इमिलेटिंग सिलिकॉन वैली, यानी एग्जाम्पल के तौर से मैं बताऊं कि सपोज करो कि भाई अगर इंदौर सिलिकॉन वैली की कॉपी करे, ओके, तो पॉसिबल होगा कि भाई वो उनकी तरह बन जाए, उनका तरह वो, लाइक सारी चीजें। ओके, तो लेकिन वो अपनी अपनी खुद की स्ट्रेंथ, अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टार्टअप इन फूड टेक पे फोकस करे तो वो सक्सेसफुल इजीली हो सकता है। ओके, सो मेन चीज यहाँ पे बोल रहा है कि बस आपको कॉपी नहीं करना है, मेन चीज वो बोल रहा है। फिर बोल रहे हैं शेप द इकोसिस्टम अराउंड द लोकल कंडीशन, यानी ये बोल रहा है कि भाई इकोसिस्टम आपका जो है वो ऑलवेज लोकल स्ट्रेंथ और चैलेंजेस के हिसाब से आपका बनना चाहिए। सपोज करो केरला टूरिज्म सेक्टर में स्ट्रांग है, ओके, तो स्टार्टअप वहाँ टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी टेक में डेवलप करेगा ऑब्वियसली। जैसे गुजरात में बिग मैन्युफैक्चर और केमिकल्स में स्ट्रांग है, तो इकोसिस्टम उस फील्ड में आपको डेवलप करना होगा। ओके, जिसमें आपका स्ट्रेंथ है, जिसमें आप चैलेंजेस में, लाइक आप चैलेंजेस आपको आए तो भी आप उसमें लाइक ओवरकम कर जाओ। ओके, तो मेन चीज वही है कि जिसमें आपका स्ट्रेंथ है, जो जगह पे आपका स्ट्रेंथ है, उस जगह के आपको चीजें आपको मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, वो चीज आपको डेवलप करते रहना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं। फिर बोल रहा है एंगेज द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट, एंगेज करना है प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट, यानी इसमें क्या बोल रहा है कि भाई सिर्फ आपका जो गवर्नमेंट से एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बनती है। ओके, प्राइवेट कंपनीज, एंजल इन्वेस्टर, वीसी, लाइक वेंचर कैपिटलिस्ट और मेंटर्स को शुरू से ही आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा आपकी कंपनी में। सपोज करो कि भाई फ्लिपकार्ट के ग्रोथ में प्राइवेट इन्वेस्टर का बड़ा रोल था। ओके, सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम से वो यूनिकॉर्न नहीं बनता है। ठीक है, तो आपको एंगेज करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, चलो फोर्थ, स्ट्रेस द रूट्स ऑफ द न्यू वेंचर्स, यानी क्या बोल रहा है कि भाई नए स्टार्टअप्स की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी जरूरी है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग, इंक्यूबेशन सेंटर्स और कस्टमर नेटवर्क भी आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें मुझे बहुत जरूरत नहीं है समझाने की आगे। Don't over the engineer cluster. Don't over engineer cluster. Help them grow originally. Second, they emphasize the ambitious entrepreneurship. यानी क्या बोल रहा है कि भाई हर चीज को आपको ओवरली प्लान करने से एंटरप्रेन्योर की जो क्रिएटिविटी होती है, उनका रिस्क टेकिंग है, वो कम हो जाता है। सो फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो अपने आइडियाज एक्सपेरिमेंट कर सके। अगर सपोज करो कि भाई एक स्टार्टअप को हर छोटी चीज के लिए आपको 10 अप्रूवल लेने पड़ते हो, तो वो इनोवेशन नहीं है। ओके, और इनोवेशन बन भी नहीं पाएगा। ओके, तो वो मेन चीज होता है। फिर आपका सिक्स है फेवर द हाई पोटेंशियल, फेवर द हाई पोटेंशियल। ओके, सो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई सभी स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। ओके, लाइक जो हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके आपको ज्यादा सपोर्ट देना चाहिए। सपोज करो बाइजूस और पेटीएम जैसे स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर ने ज्यादा पुश किया, जिस वजह से क्या हुआ कि वो जल्दी ग्रो कर पाए, इसीलिए। फिर बोल रहा है गेट अ बिग विन ऑन द बोर्ड एंड द थर्ड फोकस ऑन द इंस्टीट्यूशन, यानी क्या बोल रहा है कि भाई अगर एक रीजन में एक बड़ा आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है तो दूसरे एंटरप्रेन्योर को मोटिवेशन मिलता है कि भाई और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी बढ़ता है। ओके, सो ये भी है कि गेट अ बिग विन ऑन द बोर्ड। लाइक सपोज करो कि बैंगलोर का जो भी आईटी बूम इन्फोसिस है, ओके, या तो और विप्रो है, ये बड़े सक्सेसफुल सक्सेस से स्टार्ट ही हुआ है पूरा आईटी का बूम। ठीक है, तो और उसके बाद दूसरे स्टार्टअप्स को भी उसका कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, फिर यहाँ पे है टैकल द कल्चर चेंज हेड हेड ऑन। ओके, तो इसमें क्या बोला है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप तभी सक्सेसफुल होता है कि भाई जब सोशली आपको फेलियर को एक लर्निंग के रूप में आप एक्सेप्ट करो। लोगों को रिस्क टेकिंग के लिए ही आपको मोटिवेशन करना होगा। ओके, सपोज करो कि भाई यूएस में फेलियर को एक लर्निंग माना जाता है। ओके, इसलिए लोग वहाँ पे बार बार ट्राई करते रहते हैं, और इंडिया में क्या होता है कि कल्चर डेवलप हो रहा है, उस चीज का कल्चर डेवलप हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। और आपका लास्ट रिफॉर्म लीगल ब्यूरोक्रेटिक एंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, यानी क्या बोल रहा है इसमें कि भाई रूल्स और रेगुलेशन सिंपल भी होने चाहिए आपके। ओके, ताकि स्टार्टअप्स इजीली आपके रजिस्टर्ड हो सके, फंड रेज कर सके और ग्रो भी इजीली हो सके। ज्यादा पेपर वर्क और ब्यूरोक्रेसी एंटरप्रेन्योर को क्या कर देता है, अब डीमोटिवेट कर देता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये 9 प्रिंसिपल एक आपका ब्लूप्रिंट देता है कि भाई कैसे एक कंट्री या तो फिर सिटी अपना एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम डेवलप कर सकता है, और हर रीजन को अपना लोकल स्ट्रेंथ के हिसाब से ग्रो करना चाहिए, ना कि सिर्फ कॉपी पेस्ट अप्रोच लेना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपने समझ चुके होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 पॉइंट तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और मैंने इजीली आपको एग्जाम्पल के साथ आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। चलो
ओके, फिर बोल रहा है दिस प्रिंसिपल्स आर द क्लेम टू लीड टू वेंचर क्रिएशन, द क्रिएशन ऑफ एन इकोसिस्टम एंड द वाइब्रेंट बिजनेस सेक्टर, ऐसेनबर्ग ने बोला है। यानी क्या बोल रहा है ऐसेनबर्ग, कह रहा है यहाँ पे कि भाई 9 प्रिंसिपल उन्होंने जो दिए हैं, जो हमने अभी ऊपर पढ़े, ओके, सो उनको अगर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाए तो भाई उनके 3 बड़े रिजल्ट आपको निकल के आपको मिलते हैं। आपका फर्स्ट वेंचर क्रिएशन, सेकंड क्रिएशन ऑफ इकोसिस्टम एंड थर्ड है आपका वाइब्रेंट बिजनेस सेक्टर। अभी ये 3 चीज क्या बोल रहा है, तो एक एक चीज को हम समझते हैं। फर्स्ट चीज आपका है वेंचर क्रिएशन। वो क्या हो रहा है, वेंचर क्रिएशन यानी कि भाई नए स्टार्टअप्स का आपका जन्म होना, ओके, बॉर्न होना। यानी जब लोकल कंडीशन को सपोर्ट किया जाता है तो फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व भी होता है और कल्चर को एंटरप्रेन्योर बनाया जाता है, ओके। तो नेचुरली आपके नए नए स्टार्टअप भी आपको क्या होता है कि बॉर्न करते रहते हैं, लाइक जन्म होता है यानी मीन स्टार्ट होते रहते हैं। एग्जाम्पल सपोज करो कि भाई बेंगलोर में आपके इन्फोसिस और विप्रो की सक्सेस के बाद हजारों लोगों ने क्या किया कि भाई नए आईटी स्टार्टअप्स बना दिए, बट अलग अलग चीज में बनाए, ओके, किसी ने सेम चीज में नहीं, बट अलग अलग चीज में बनाए। बट मेन चीज, मेन कैटेगरी, मेन सेक्टर क्या था, तो आईटी सेक्टर है, तो आईटी सेक्टर में फिर वहां से बूम आपका हो गया। तो वैसे ही क्या होता है कि आपके नए नए स्टार्टअप्स आपको मिलते रहते हैं। सेकंड चीज आपको देखने को मिलेगी कि क्रिएशन ऑफ एन इको सिस्टम, यानी क्या बोल रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट का आपका ग्रो होना, ओके। लाइक स्टार्टअप्स अकेले ग्रो नहीं करते, ओके, उनके आसपास के जो भी एक नेटवर्क डेवलप होता है, ओके, जिसमें आपके मेंटर, इन्वेस्टर, यूनिवर्सिटी, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूट, सारी चीजें यहाँ पे होती है, ओके। और ये मिलके एक एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम आपका बनाते हैं, ओके। तो ये भी एक आपका होता है। और थर्ड चीज आपको क्या देखने को मिलता है, वाइब्रेंट बिजनेस सेक्टर, यानी क्या हो गया, डायनामिक और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक। जब इकोसिस्टम आपका जो एक्टिव होता है और नए वेंचर्स आपके बनते रहते हैं तो भी पूरा बिजनेस सेक्टर जो है वाइब्रेंट हो जाता है, ओके। और इनोवेशन भी बढ़ता है, कंपटीशन इंप्रूव होता है और आपका जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी क्या हो जाता है, क्रिएट होता रहता है, ओके। तो ये चीज भी आपका बहुत अच्छी बात है। तो ये तीन चीज आपको अब क्या है रिजल्ट में आपको सीखने को मिलती है आइजनबर्ग के 9 प्रिंसिपल देखने के बाद, ठीक है। चलो, और यहाँ तक आपका जो था बहुत मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था और अच्छी अच्छी चीजें आपको सुझाने को मिली। अभी यहाँ से बोरिंग पार्ट है, ये पूरा पेज शायद मुझे मैं बोलूँ तो बोरिंग ही है। अभी यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम, स्टेम के और अकॉर्डिंग टू द स्पीगल, ओके। दोनों के बाद आपको डेफिनेशन देने आपको दिखाई दे रही है, ओके, बहुत बड़ी बड़ी है। और डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको पूछा नहीं जाएगा इन एग्जामिनेशन, तो आप सिर्फ अभी के लिए इसको सिर्फ क्या करना, रीड कर लेना एक बार, ओके। पूछा नहीं जाने वाला, इसमें से कुछ एमसीक्यू भी नहीं आ सकता, गारंटी मार्क्स बोल सकता हूँ, इसमें से आपका एमसीक्यू भी नहीं पूछा जा सकता। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको रीड करके रखना है। और मैं आपको सिर्फ, ओके, यहाँ पे आपको एक बार पूरी चीज आपको मैं बता दे रहा हूँ, ओके, समझा दे रहा हूँ कि क्या चीज है, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट, स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में। ओके, तो चलो, यहाँ पे मैं एक बार पढ़ के आपको मैं सारी चीज बता देता हूँ, फिर ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ स्किप किया। बट आपको मैंने बता दिया कि आपको देखना है तो इसना आप पोर्शन आप देख सकते हो, लाइक 1.5 1.75 की स्पीड पे आप देख सकते हो और जल्दी से इसको चीज को खत्म कर सकते हो। मैंने आपको बोला है कि मैं सारी चीज कवर करवाऊंगा, ओके, तो मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है स्टेम ने डिफाइंस entrepreneurial ecosystem is the set of interdependent actors and factors coordinate in such a way that they enable productive entrepreneurship। यानी बोल रहा है कि भाई स्टेम कह रहा है यहाँ पे कि भाई जो एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम एक ऐसा नेटवर्क है कोई जिसमें एक्टर एक्टर यानी जैसे आपका एंटरप्रेन्योर हो गए, इन्वेस्टर, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, ओके, और फैक्टर्स फैक्टर्स यानी जैसे आपके फाइनेंस, पॉलिसी, कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये सब एक आपका कोऑर्डिनेट तरीका से काम करता है कि भाई ताकि आपका जो प्रोडक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप है, ऐसा बिजनेस जो वैल्यू क्रिएट करके दे, जॉब बनाए और इकोनॉमी को भी बूस्ट करे, तो वैसा पॉसिबल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेम बोल रहा है। तो entrepreneurial ecosystem thus the about the environment in which entrepreneurship take place, the role individually and interdependent factors the enable or the consortium entrepreneurial activity, constrain entrepreneurial एक्टिविटी, ओके। यानी क्या बोल रहा है कि भाई ये कहना चाहता है यहाँ पे कि भाई एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम बेसिकली वो एनवायरनमेंट है कि जहाँ पे स्टार्टअप्स और बिजनेस आपके ग्रो करते हैं। इस गवर्नमेंट में आपके कुछ चीजें लाइक कुछ फैक्टर्स और लोग लोग यानी एक्टर्स हेल्प करते हैं कि भाई आपको हेल्प करते हैं और कुछ कभी कभी आपको क्या बोलते हैं कि वो स्टॉप भी करवा सकते हैं, ओके। आपके लिए वो क्या बोलते हैं, एक बैरियर भी बन सकते हैं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम हेल्प इन द नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन द रीजन, नर्चरिंग द एंटरप्रेन्योरशिप इन द रीजन। तो यस, ओके, सो इसमें बोल रहा है कि भाई इकोसिस्टम एक आपका सिंगल एलिमेंट से भी आपका बनता है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स आपका मिक्स होता है। मिक्स किस चीज का है, मेंटर्स का, इंक्यूबेटर्स यानी इंटरमीडिएटर्स, ओके, वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट, कॉर्पोरेट्स, कल्चर, एक्सेट्रा। सो ये सब जो मिलके किसी रीजन जैसे कि सिटी या तो फिर कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करता है, न्यूट्रल करता है, ओके। प्लान पोस्ट क्या होता है,
नर्टरिंग, ओके, नर्टरिंग, नर्टरिंग का मतलब क्या होता है, आपका पालन पोषण जैसा बोलते हैं ना, ओके, तो वो करते हैं, ठीक है। तो entrepreneurial ecosystem approach to emphasize social context in the terms of its role in making the entrepreneurship encouraging or the discouraging। यानी कि भाई सिर्फ आपका जो फाइनेंस और पॉलिसी ही आपका इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बल्कि आपका जो सोशल कंटेंट्स भी है वो भी मैटर आपका करता है। अगर सोसाइटी जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप को रिस्पेक्ट करता है, सेलिब्रेट करता है, फेलियर को लर्निंग मानती है, तो आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कैसा है, इंकरेजिंग होता है। बट अगर सोसाइटी फेलियर को लाइक एक स्टिग्मा मानती होगी, ओके, तो लोग रिस्क लेने से भी क्या होंगे, डरते रहेंगे। और लास्ट में बोल रहा है कि भाई इनोवेटिव एस्पिरेशन एंड द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स डिपेंड्स ऑन हाउ द इनग्रेन एंटरप्रेन्योर कल्चर इज इन द सोसाइटी। यानी बोल रहा है कि भाई हर एंटरप्रेन्योर की सोच और उनकी जो अचीवमेंट है वो सोसाइटी के एंटरप्रेन्योर कल्चर पर डिपेंड करती है। अगर कल्चर जो है वो रिस्क टेकिंग, इनोवेशन और सपोर्टिंग को प्रमोट करता है, तो एंटरप्रेन्योर बड़ी सोच लाइक एस्पिरेशन रखता है और अचीव भी करता है। बट अगर कल्चर कंजर्वेटिव है तो एंटरप्रेन्योर सेफ प्ले करते हैं, ओके, और इनोवेशन भी कम होती है। सो स्टेम ने सिंपल वर्ड में बताऊं तो स्टेम ने कह रहा है कि भाई एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है भाई, जहाँ पे आपके पीपल, आपके इंस्टीट्यूशन और फैक्टर्स जो मिलकर एंटरप्रेन्योर्स को क्या करते हैं, एनेबल या तो फिर रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। और ये इकोसिस्टम सिर्फ फाइनेंस और पॉलिसी बेस्ड भी नहीं होता है, और बल्कि सोसाइटी का कल्चर और एटीट्यूड भी बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पे करता है। तो इससे शॉर्ट में बताऊं तो स्टेम ने ये चीज आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्पीगल बात करते हैं, ओके। सो स्पीगल क्या बोल रहा है, सो भाई entrepreneurial ecosystem, the combination of the social, political, economical, cultural elements within the region that the support and development and the growth, innovative startups and the encouraging entrepreneur and the other actors to take the risk to starting funding and otherwise the high risk venture। यानी क्या बोल रहा है कि भाई स्पीकर बोल रहा है कि भाई एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम एक ऐसी कॉम्बिनेशन है कि भाई जिसमें आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर फैक्टर्स एक रीजन में एक साथ आपको मिलते हैं, और ये फैक्टर्स मिलकर एक इनोवेटिव स्टार्टअप्स को भी ग्रो करने में आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या रिस्क लेने, फंडिंग करने और रिस्की वेंचर्स को सपोर्ट करने के लिए भी इंकरेज करते हैं। फिर आगे बोल रहा है कि भाई he groups this the attribute into the three categories, with three: culture, social और material, explaining the level of the entrepreneurial activity as the output of the entrepreneurial ecosystem। यानी बोल रहा है कि भाई आपके स्पीगल ने कहा है कि भाई सब फैक्टर्स को तीन कैटेगरीज में आपको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कल्चर, जस्ट 1 मिनट, ओके, थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया, कल्चर, सोशल एंड आपका, ओके, सोशल एंड मटेरियल। यानी क्या बोल रहे हैं, कल्चरल एट्रीब्यूट, सोशल एट्रीब्यूट एंड मटेरियल एट्रीब्यूट्स। यानी कल्चर और हिस्ट्री को, एंटरप्रेन्योरशिप को आपको सपोर्ट करती है। सोशल एट्रीब्यूट में जैसे वर्कर टैलेंट, आपका कैपिटल, मेंटर्स, नेटवर्क को सपोर्ट करती है। मटेरियल एट्रीब्यूट्स यानी जैसे भाई पॉलिसी, गवर्नेंस, यूनिवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट को सपोर्ट करती है। और ये तीन कैटेगरीज मिलकर मिलकर बताती है कि भाई एक रीजन में एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी कितनी ज्यादा है या तो फिर कम होगी, ओके। फिर कल्चरल एट्रीब्यूट, यहाँ पे सारी चीज बता दी है मैंने, ये फिर आपका अलग से पॉइंट आपको दिया गया है, ओके। कल्चरल एक्टिविटीज क्या बोलती है उसके बारे में, सो ये सारी चीज मैंने जो अभी बताया वही है, ओके। मटेरियल एट्रीब्यूट्स क्या बोल रहे हैं और सोशल एट्रीब्यूट्स क्या बोल रहे हैं, तो वो चीज है, ठीक है। तो ये आप आगे पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया है, वो भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको अकॉर्डिंग टू स्पीगल भी मैंने सारी चीज आपको बता दी है, ओके। यानी स्पीकर की बात मैं करूँ एक लाइक समरी टाइप में बात करूँ, सिंपल शब्दों में बात करूँ, स्पीकर क्या बोल रहा था, तो वो स्पीकर बोल रहा है कि भाई एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम एक इंटरकनेक्टेड कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे आपका कल्चर, सोशल और मटेरियल फैक्टर्स भी है, और ये फैक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब गवर्नमेंट, सोसाइटी और कल्चर एक साथ काम करता है तो स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप आपका क्या है, नेचुरली आपका ग्रो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोनों चीज की लाइक स्पीगल एंड आपका स्टेम की दोनों की डेफिनेशन भी यहाँ पे कवर हो जाती है, ओके। और ये आपका पूरा डायग्राम है मटेरियल एट्रीब्यूट, सोशल एट्रीब्यूट और कल्चरल एट्रीब्यूट्स के बारे में, तो वो भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब हम बात करने वाले की एलिमेंट्स और द फैक्टर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम के बारे में हम देखने वाले हैं, ओके। सो सो रिसर्च और आपका जो लिटरेचर के हिसाब से ऐसे कई एलिमेंट्स हैं कि भाई जो एक स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम क्या करते हैं, बनाते हैं। और ये इकोसिस्टम क्या होता है, अलग अलग आपके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, ओके, फिर आपका इंडिविजुअल एलिमेंट से आपका मिलकर बनता है, जैसे कि आपका लीडरशिप, कल्चर, कैपिटल मार्केट्स और ओपन माइंडेड कस्टमर्स। सो ये सब एलिमेंट्स आपने आप में अलग अलग इंपॉर्टेंट है, ओके, अपने आप में अलग अलग इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इनकी जो वैल्यू है तब और बढ़ जाती है कि जब ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। यानी कि जब लीडरशिप कल्चर को सपोर्ट करें, कैपिटल मार्केट एंटरप्रेन्योर को फंड करें और कस्टमर्स नए आइडियाज को एक्सेप्ट करें, तभी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम तैयार होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं आपके जो भी की एलिमेंट्स है उसके बारे में, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। एन इंपॉर्टेंट इनपुट, ब्रॉड डीप टैलेंट पूल ऑफ एम्प्लॉइज, जस्ट वेट,
in the all sectors and areas of expertise. This includes both technical workers as well as more business-oriented workers such as the sales people, marketers, business development and professional. ओके सो एक स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम बनाने के लिए आपको सबसे पहला इनपुट होता है एक ब्रॉड और डीप टैलेंट पूल. ओके फर्स्ट क्या है आपका ब्रॉड एंड डीप टैलेंट पूल ऑफ द एम्प्लॉइज. ओके मतलब कि भाई हर सेक्टर और हर एक्सपर्टीज के लिए आपको एम्प्लॉइज अवेलेबल होने चाहिए. तो इसमें टेक्निकल वर्कर्स तो होते ही है बट जैसे इंजीनियर डेवलपर्स बट लेकिन सिर्फ उन्हीं से आपका काम नहीं चलने वाला. बिजनेस ओरिएंटेड लोग भी आपको चाहिए रहेंगे जैसे कि आपका सेल्स पर्सन, मार्केटर्स और बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफेशनल. और ये बैलेंस है कि भाई स्टार्टअप्स को ग्रो करने में आपको हेल्प करता है. ओके फिर सक्सेसफुली इकोसिस्टम नेसेसिटी लीडरशिप consisting of the strong group of entrepreneurs who are visible, accessible, committed to the region being the great place of the start to grow company. It's also required mainly many well respected mentors, advisors giving back across to all stage sector, demographic and geographical as well as the solid presence, effective and the well integrated accelerator and incubators यानी intermediaries. Okay, just wait. यहाँ पे थोड़ा आपको बता देता हूँ कि कितने आपको एलिमेंट्स पढ़ने हैं. ओके तो उसका कलर मैं डिफरेंट कर देता हूँ तो आपको इजीली पता चल जाए. ठीक है. ओके ठीक है चलो. सो फर्स्ट आपका कौन सा था जस्ट वेट. ओके फर्स्ट है आपका सिर्फ एलिमेंट के बारे में कर देता हूँ ब्रॉड एंड डीप टैलेंट पूल. सेकंड है आपका लीडरशिप. ओके सेकंड एलिमेंट है आपका लीडरशिप. थर्ड एलिमेंट है आपका प्रोफेशनल सर्विस. ओके फोर्थ है आपका सपोर्ट फ्रॉम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट. वो कहाँ है लार्ज स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट. ओके नहीं नहीं ये नहीं है जस्ट वेट. जस्ट 1 मिनट. वेट जस्ट 1 मिनट. थोड़ा हैंग हो रहा है. जस्ट 1 मिनट. ओके ओके ये एक है आपका वेल कनेक्टेड कम्युनिटी. ये एक एलिमेंट है. फिर यहाँ पे आपका इवेंट्स एंड इवेंट्स एंटरप्रेन्योर एंड कम्युनिटी टू कनेक्ट. ओके ये एक है. और आपका लास्ट कहाँ है सपोर्टिव. और ये है आपका स्ट्रॉन्ग गारमेंट सपोर्ट यही है. ओके सो यहाँ पे आपको सारे मैंने टिक करवा दिए एलिमेंट्स. ओके तो ये आपके एलिमेंट्स है तो पहले आपको एलिमेंट्स लिखना है और देन आपको इसके अंदर का कंटेंट लिखना है. ओके सो सेकंड आपका लीडरशिप तो हमने पढ़ लिया है. ओके मुझे समझाना बाकी है सिर्फ. ओके ओके सो यहाँ पे क्या बोला जिसको चेंज भी कर देता हूँ. ओके सो ये आपका सेकंड हो चुका है. सो सेकंड में लीडरशिप आपका एलिमेंट है तो उसमें बड़ा बोल रहा है कि भाई एक सक्सेसफुल इकोसिस्टम आपका तभी बनता है कि भाई जब उस रीजन में एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर हो जो विजिबल हो, एक्सेसिबल हो और कमिटेड हो कि भाई अपना रीजन एक बेस्ट जगह बन जाए बिजनेस स्टार्ट और ग्रो करने के लिए. साथ ही मेंटर्स और एडवाइजर भी होने चाहिए कि जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे अक्रॉस द स्टेजेस सेक्टर्स एंड जियोग्राफिक्स. और इसके साथ आपको एक्सेलरेट और इंक्यूबेटर्स यानी इंटरमीडिएटरीज का भी होना भी जरूरी है कि जिन्होंने बिजनेस को स्ट्रक्चर और गाइडेंस भी देते हैं. ओके फिर थर्ड फैक्टर है आपका प्रोफेशनल सर्विसेज अकाउंटिंग रियल एस्टेट इंश्योरेंस कंसल्टिंग स्पेशलाइज इन द यूनिक नीड्स ऑफ द स्टार्टअप एंड स्केल अप द एप्रोप्रिएट प्राइस.
For the ecosystem to be successful, large established organizations should be the supportive. And this includes the large anchor firms. We should be create the specific department programs, encourage corporation, high growth startups, and it include strong government supports for the understanding startup economic growth. Additionally, supportive policy should be the place covering the economic development tax investment vehicle. Another prerequisite is the larger number of events entrepreneur community connect engage in the highly visible authentic participants. Okay, the example meetups, speech day, startup weekends, bootcamps, hackathons, and the competition. तो यहाँ पे आपका थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आपकी सारी चीज कवर हो चुकी है। ओके सो क्या बोल रहा है इसमें इसमें बोल रहा है कि भाई आपका प्रोफेशनल सर्विस का मतलब क्या होता है पहली चीज तो भाई स्टार्टअप को ऐसे लीगल अकाउंटिंग रियल एस्टेट इंश्योरेंस और कंसल्टिंग सर्विस आपको मिलनी चाहिए कि भाई जो उनकी यूनिक नीड्स को आपको समझे और उनके हिसाब से आपका कस्टमाइज की गई हो। जैसे कभी कभी सर्विस फीस के बदले आपको इक्विटी अरेंजमेंट भी किया जा सकता है ताकि भाई स्टार्टअप के लिए कॉस्ट मैनेजेबल हो सके। फिर आपका एक फोर्थ पॉइंट आपका सपोर्ट फ्रॉम द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट यानी उसमें क्या बोल रहा है कि बड़े एंकर्स फर्म्स को अपने अंदर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स बनाने चाहिए जो स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेशन भी करे। गवर्नमेंट को भी सपोर्टिव पॉलिसी देनी चाहिए कि जैसे आपका टैक्स बेनिफिट इन्वेस्टमेंट व्हीकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इनिशिएटिव के लिए। और ये सपोर्ट स्टार्टअप्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी आपको पुश करता है। और लास्ट नहीं है सिक्स आपका फिफ्थ है आपका नेटवर्किंग इवेंट्स और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। लाइक जब इकोसिस्टम में भी आपका रेगुलर मीटअप्स पिच डे हैकाथॉन्स बूट कैंप्स और कंपटीशन भी होता है तो भी एंटरप्रेन्योर और कम्युनिटी मेंबर्स एक दूसरे से कनेक्ट होता है आइडियाज एक्सचेंज करते हैं और कोलैबोरेशन का बिल्ड होता है। और लास्ट है आपका सेवन सिक्स सॉरी फाइनली thriving the ecosystem should depend on the deep well connected community of the startups entrepreneurs along with engaged and visible investor advisor mentors supporters। Okay and optimally these peoples are organized cut across the sectors demographics everyone must be willing to give the back to his community। यानी लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है लास्ट पॉइंट बोल रहा है आपका कि भाई एक जस्ट मिनट बहुत ऊपर चले गए क्या हाँ नहीं बोल रहा है कि भाई थ्राइविंग इकोसिस्टम डिपेंड करता है एक वेल कनेक्टेड कम्युनिटी पर लाइक स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर्स मेंटर और एडवाइजर सबको एक्टिवली एंगेज रहना चाहिए। हाई नेटवर्क डेंसिटीज का मतलब है कि भाई सब लोग सेक्टर्स और डेमोग्राफिक्स का अक्रॉस कनेक्टेड है और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अपने कम्युनिटी को वापस देने के लिए तैयार हो जैसे मेंटरिंग फंडिंग या कोलैबोरेशन के थ्रू। और यही गिविंग बैक कल्चर एक इकोसिस्टम को सस्टेनेबल और स्ट्रांग बनाता है। ठीक है और लास्ट पॉइंट है आपका कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम अप्रोच एंड मॉडल। ये एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम अप्रोच एंड मॉडल क्या है। Okay, so देखते हैं भाई entrepreneur ecosystem is the generalized structure wraps around the depends on the structure startup community to give it life. Participant at the startup community is layer and deeply connected and aligned with each other even though the actors at the entrepreneurial ecosystem layer are the resourceful and the impactful. They face incentive structure organizational constraint that often don't align with the startup community। यानी क्या बोल रहा है यानी बोल रहा है कि भाई सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम एक जनरलाइज स्ट्रक्चर होता है कि भाई जो पूरे स्टार्टअप कम्युनिटी को क्या करता है अराउंड रैप करता है और उसी पर डिपेंड करता है कि भाई ताकि उसमें जान आ सके। मतलब सिंपल शब्दों में बात करूं तो भाई स्टार्टअप इकोसिस्टम एक फ्रेमवर्क है। स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या एक फ्रेमवर्क है लेकिन उस फ्रेमवर्क को एनर्जी आइडियाज और ग्रोथ स्टार्टअप कम्युनिटी ही देता है। फिर अगला पॉइंट ये बताता है कि भाई स्टार्टअप कम्युनिटी के पार्टिसिपेंट डीपली कनेक्टेड और अलाइन होते हैं। मतलब फाउंडेशन फाउंडर्स मेंटर्स इन्वेस्टर और एम्प्लॉइज एक दूसरे से आपके एक्टिविटी जुड़े होते हैं और उनके एक ही गोल होता है कि भाई नए आइडियाज को बिजनेस में कन्वर्ट करना। नए आइडियाज को बिजनेस में कन्वर्ट करना वही उनका गोल होता है। और जो लोग एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम लेयर में होते हैं जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट बॉडीज पॉलिसी मेकर्स तो वो लोग भी रिसोर्सफुल और इम्पैक्टफुल भी होते हैं लेकिन उनके इंसेंटिव स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट हमेशा क्या रहता है आपका स्टार्टअप कम्युनिटी के साथ अलाइन नहीं करता है। मतलब उनके अपना रूल्स अपने गोल्स अपने बेनिफिट्स के हिसाब से काम होता है जो कभी कभी स्टार्टअप्स की स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी से मैच नहीं करता है। ओके तो ये आपने देखा एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम अप्रोच एंड द मॉडल की बात। अभी आगे बचा है सुन के जाना है। जस्ट वन मिनट गाइस ये पूरा हैंग हो चुका है। एक मिनट दे दो तब तक थोड़ा पानी फिर से पी लेता हूँ। और ये आपका आखिरी पेज है। चलो जल्दी आ जाओ। लोड हो रहा है गाइस लोड हो रहा है। ये थोड़ा लेक्चर बड़ा गया बट अच्छा था। बाकी सबके इंट्रोडक्शन कैसे बहुत छोटे छोटे थे 10 मिनट 8 मिनट 6 मिनट। बट इसका इंट्रोडक्शन में तुमको थोड़ा बहुत टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। 30 मिनट के ऊपर तो हो ही चुका है। जस्ट 1 मिनट गाइस ये क्यों नहीं हो रहा है। लोड हो रहा है। जस्ट 1 मिनट।
जस्ट 1 मिनट। ओके 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 ओके, आ गया 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 आ गया, लास्ट पेज है हमारे, आ गया। सो बोला है बेप्शन कॉलेज एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम और प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट्स सिक्स डिस्टिंक्ट डोमेन्स ऑफ द इकोसिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं वो बता दे रहा हूँ। पॉलिसी, फाइनेंस, कल्चर, सपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल, मार्केट्स। एट पिलर्स distinguished by the World Economics Forum 2013 for successful ecosystem which fit the number of the components. This pillar also focused on the presence of the key factors, resource like human capital, finance, and service, actors involved, talent, investors, mentors, advisory, entrepreneur peers, formal government regulatory framework, informal institutions like cultural support, enabling entrepreneurship, and finally access to the customers in the domestic and the foreign markets. बस इतना ही आपको पढ़ना है। अभी क्या बोल रहे हैं उसको हम समझते हैं। तो बेप्सन कॉलेज एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में, वेबस्टर कॉलेज ने एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को 6 डिस्टिंक्ट डोमेन्स में डिवाइड किया है। उसमें फर्स्ट है आपका पॉलिसी, फाइनेंस, कल्चर, सपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल एंड मार्केट्स। इसमें छह छह डिस्टिंक्ट डोमेन्स को हमने आपको डिवाइड किया है। पॉलिसी, तो इसका जो डोमेन्स को सारी चीजें वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो ये जो सारी चीजें वो आपको खुद से पढ़ लेनी है। ओके, वही है पॉलिसी, फाइनेंस, कल्चर, सपोर्ट, मार्केट्स एंड ह्यूमन कैपिटल। तो ये वही थे जो छह आपको बोले गए, वही है। ओके, सो पॉलिसी, पॉलिसी में क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन और सपोर्ट जो स्टार्टअप्स को हेल्प करता है। फिर होता है आपका फाइनेंस, सो एंटरप्रेन्योर्स के लिए फंडिंग और फाइनेंस आपका सर्विस। उसके बाद होता है कल्चर, सो आपके जो कम्युनिटी का सपोर्ट और सक्सेस स्टोरीज जो नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या करे, इंस्पायर करे। फिर होता है आपका सपोर्ट, सपोर्ट यानी भाई नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, मेंटर्स, एडवाइजर्स, एक्सेलेटर्स जो प्रैक्टिकली गाइडेंस प्रोवाइड आपको करे। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल यानी भाई स्किल्ड वर्कफोर्स और एजुकेशन सिस्टम। और मार्केट्स आता है लास्ट में, जो लोकल और इंटरनेशनल कस्टमर्स और बिजनेस नेटवर्क तक एक्सेस करना। ओके, फिर आगे 8 पिलर के बारे में बात किया है जो दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के थ्रू। ओके, तो इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF 2013 ने 8 पिलर्स डिफाइन किए हैं जो एक सक्सेसफुल इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। ओके, सो ये पिलर्स के कुछ की फैक्टर्स पर फोकस करते हैं। लाइक फर्स्ट है रिसोर्स, जो रिसोर्स की बात की है। ओके, यहाँ पे जो बात की गई थी रिसोर्स। ओके, फिर आपका एक्टर्स, फिर आपकी बात बात कर दी फॉर्मल, इनफॉर्मल। ओके, उसके बाद ओके, तो वो चीज़ है, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। और ये एट्रीब्यूट्स, प्रिंसिपल और पिलर्स दिखाता है कि भाई एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम अप्रोच एक बड़ा शिफ्ट है, एक बड़ा शिफ्ट है जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थिंकिंग से। ओके, पहले इकोनॉमिक्स में मेनली मार्केट और मार्केट्स फेलर पे फोकस करते थे, बट लेकिन अब क्या हुआ है कि नया व्यू है कि भाई पीपल, नेटवर्क्स और इंस्टीट्यूशन के रोल पे जो एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करता है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। और आपका जो चैप्टर नंबर 2.0 जो आपका, जस्ट 1 मिनट गाइस, ये बहुत लोड हो रहा है पेज। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा बट नहीं दिखाई दे रहा है ना। ओके, बस आया 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 गाइस, आया 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 आया, यस। तो 2.0 आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ओके, अब मिलते हैं हम अगले आपके नेक्स्ट सब कैटेगरी के टॉपिक्स पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।